नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग वही अपनी स्पेक्ट्रम की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आज ये दूसरा लेक्चर है और हम लोग आज इसमें देखेंगे पुर्तगालियों का आगमन किस तरह से हुआ था। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है, उसे ज़रूर देख लें। उसके बाद ये लेक्चर देखें तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। चलिए शुरू करते हैं कि भारत में पुर्तगालियों किस तरह से आए और आखिर इनका मंतव्य क्या था, ये मतलब इनका मकसद क्या था, ये भारत में किस तरह से आए। चलिए देखते हैं। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज एवं पुर्तगालियों का आगमन। यद्यपि 15वीं शताब्दी में भारत में वास्को द गामा के आगमन से कई शताब्दी पूर्व यूरोपीय यात्री आते रहे थे भारत, लेकिन केप ऑफ गुड होप से जब वास्को द गामा भारत आया 17 मई 1498 में, तो भारतीय इतिहास की दिशा को गहरे रूप से प्रभावित किया। अपनी विकसित समुद्र शक्ति और अस्त्र के कारण उन्होंने तीव्रता से समुद्री शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया। ठीक है, इन्होंने बहुत जल्दी अपनी समुद्री शक्ति को काफ़ी मतलब शक्तिशाली कर लिया और समुद्री व्यापार पर नियंत्रण भी कर लिया इन्होंने बहुत जल्दी। आखिर अब देखते हैं पुर्तगालियों का मंतव्य, इनका मकसद क्या था, ये भारत में क्यों आए थे। पुर्तगालियों का स्पष्ट मंतव्य था कि वे व्यवसाय करने भारत आए थे, लेकिन उनका छुपा हुआ एजेंडा ये था ईसाई मत को प्रचार करना और भारतीयों के लोगों को ईसाई में परिवर्तित करना। ठीक है, और अपने प्रतिस्पर्धियों विशेष रूप से अरब को बाहर खदेड़कर व्यापक रूप से मुनाफे वाले पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार कायम करना। जैसे पूर्वी के साथ व्यापार करना इनका सबसे बड़ा मकसद था और भारत के लोगों का धर्म परिवर्तित कराकर ईसाई धर्म में कर देना था। उस समय तक हिंद महासागर के व्यापार पर अरब व्यापारियों का अधिकार होता था। आगामी 15 वर्षों में पुर्तगालियों ने अरब नौपोतों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। उन्होंने उनके जहाज़ों को लूटा, उन पर आक्रमण किए और अन्य दमनात्मक कार्यवाहियाँ की। पुर्तगालियों की सुदृढ़ स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम ने 1501 में अरब फारस और भारत के साथ व्यापार का स्वयं को मालिक घोषित कर दिया। किसने? मैनुअल प्रथम ने अपने आप को मालिक घोषित कर दिया था व्यापार का। पुर्तगालियों के आगमन के समय भारत की स्थिति क्या थी, अब इसे भी देख लेते हैं कि भारत की उस समय स्थिति क्या थी। भारत में पुर्तगालियों ने जिस समय आगमन किया उसने पूर्वी व्यापार को हासिल करने में उनकी अत्यधिक मदद की। गुजरात के सिवाय जहां शक्तिशाली महमूद बेगड़ा का शासन था, समस्त उत्तर भारत की छोटी छोटी शक्तियों के बीच विभाजित था। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही थी, भारत में छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था हर चीज़, हर एक राज्य ये मतलब शक्तिशाली नहीं था। और अंग्रेज़ों की मेन जो नीति थी वो यही थी कि फूट डालो और राज करो की नीति, कि जितना इन लोगों को तोड़ दोगे उतना अच्छा शासन कर लोगे। अंग्रेज भी यही जानते थे कि भारत में को छोटे छोटे राज्यों में विभाजित करना बहुत आसान है, धर्म के नाम पर इन्हें विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, ये सोचते थे इन लोगों का, ये मतलब था। उत्तर की समस्त उत्तर भारत की छोटी छोटी शक्तियों के बीच विभाजित था। दक्कन में बहमनी साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया और उस समय कोई भी मतलब भारत में किसी के पास कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी जिसके पास नौसैनिक शक्ति अच्छी हो या समुद्र में उनकी शक्ति अच्छी हो। वो अपने स्थल की तो शक्ति काफ़ी विकसित कर लेते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने समुद्री शक्ति को विकसित करने की कोशिश ही नहीं की और ना ही कभी इसके बारे में सोचा। और लेकिन पुर्तगाली जो आए थे उन्होंने सबसे पहले समुद्री व्यापार पर ही कब्जा करना शुरू किया और अरबों के नौपोतों को भी नष्ट किया। जहाँ तक अरब व्यापारियों और जहाज के मालिकों का संबंध है, जिन्होंने पुर्तगालियों के आने से पूर्व तक हिंद महासागर व्यापार पर वर्चस्व कायम किया हुआ था, वे पुर्तगाली संगठन एवं एकता से बराबरी नहीं कर सकते थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अरबों के पास एकता एकता नहीं थी और संगठन नहीं थी जो पुर्तगालियों के पास थी, और इसी वजह से अरब लोग हार गए इन लोगों से और पुर्तगाली भारत में आ गए। तो भारत आगमन की अभिप्रेरणा, अब देखते हैं भारत में आने की इन लोगों को प्रेरणा कहाँ से मिली पुर्तगालियों को। भारत में 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली वेनिस की समृद्धि से ईर्ष्या करने लगे और उनके लाभदायी व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने के हर संभव प्रयास करने लगे। जैसा कि अरब ने मिस्र एवं पर्सिया पर 7वीं शताब्दी में विजय प्राप्त कर ली, तो यूरोप एवं भारत के मध्य सीधे संचार या संपर्क बंद कर दिए गए। पूरब से पूरब से वस्तुएं यूरोपीय बाजारों में मुस्लिम मध्यवर्तियों के माध्यम से पहुंचने लगीं। वेनिस ने प्राचीन समय से इस बाजार पर एक अधिकार बनाए रखा था। किसने? वेनिस ने वेनिस ने प्राचीन काल से ही इस बाजार पर एक अधिकार बनाए रखा था। परिणाम स्वरूप बेपनाह धन संपदा और प्रभाव अर्जित किया। राजकुमार हेनरी पुर्तगाल का नाविक जो वास्को द गामा था, वो इन लोगों ने अपना पूरा जीवन भारत को जाने वाली समुद्री मार्ग की खोज को समर्पित कर दिया।
1487 ईस्वी में बार्थोलोमेओ दियाज नामक एक पुर्तगाली अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर पहुंचा। अब देखो, 1487 में बार्थोलोमेओ दियाज नामक एक पुर्तगाली अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? दक्षिणी सिरे पर। और इसी को ही केप ऑफ गुड होप कहा गया। ठीक है। ये ध्यान रख लेना, केप ऑफ गुड होप किसे कहा जाता है? ये एशिया के दक्षिणी सिरे पर जब 1487 में बार्थोलोमेओ दियाज नामक एक पुर्तगाली पहुंचा था, तो इसे ही केप ऑफ गुड होप कहा गया। ठीक है। यद्यपि 1488 में लिस्बन लौट आया और इसके लगभग 10 वर्ष बाद 1498 में वास्को द गामा भारत पहुंचा। भारत में कहाँ पे पहुंचा? ये केरल के पश्चिमी तट पर पहुंचा, जिसे बोलते हैं कालीकट के तट पर पहुंचा था ये। वास्को द गामा की लिस्बन में विजयी वापसी पर पुर्तगाल के सम्राट ने पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में बार्थोलोमेओ दियाज के 13 जहाज़ों और 1200 लोगों का एक अधिक बड़ा बेड़ा भेजा। लेकिन कैब्रल को कालीकट में जमोरिन को परास्त करने के लिए अरबों से युद्ध करना पड़ा। जब जमोरिन को हराना था तो उसे अरबों से युद्ध करना पड़ा। फिर बाद में देखते हैं जमोरिन के साथ इन लोगों की क्या वार्ता हुई और किस तरह से बातचीत हुई और किस तरह से ये भारत में व्यापार करने लगे, और फिर किस तरह से आगे चल के अंग्रेज भी आए और किस तरह से इन सब चीज़ों को आगे चल के देखेंगे, अगले सेशन में देखेंगे। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन भी है, इसे आप लोग हल करिएगा। पुर्तगालियों के आगमन के समय गुजरात का शासक कौन था? और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और थैंक यू।